हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। आप सबका आपके परिवार यस स्टडी क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे पॉलिटी की। पॉलिटी में पहला चैप्टर देखेंगे। पहला चैप्टर का कुछ ही भाग हम लोग कंप्लीट कर पाएंगे इस क्लास में, और जियोग्राफी की तरह पॉलिटी को भी हम लोग एक सरल वे में पढ़ेंगे, समझेंगे। समझने पे ज़्यादा फोकस होगा रटने की बजाय। तो चलिए शुरू करते हैं। आज तो हमने आप लोगों के लिए कुछ बातें लिख रखी हैं पहले से। बातें ये हैं कि पहले तो हम लोग क्लियर करेंगे कि संविधान क्या है। संविधान क्या है, संविधान की हमको क्यों जरूरत पड़ी, और तो संविधान अगर हम लोग एक ऑफिशियल भाषा में समझें तो किसी भी देश के वे मौलिक कानून हैं। संविधान किसी भी देश के वे मौलिक कानून हैं जिनसे शासन और प्रशासन के कार्यों की रूपरेखा निर्धारित होती है। और व्यवहारिकता में हम लोग समझेंगे इसको कि संविधान क्या है। संविधान जैसे मान लो हम लोग घर पे रहते हैं, घर पे कहीं बाहर गए, किसी दोस्त के पार्टी में गए, बर्थडे पार्टी में, और हमको पता है कि हमारे घर का नियम है कि 8-9 बजे तक हमको घर पहुंच जाना है, लेकिन नहीं पहुंच पाए, वहाँ रुकना है, तो हमको पहले घर से पूछना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। अगर घर वालों ने कहा हाँ ठीक है रुक जाओ तो सही है, रुक जाएंगे। अगर नहीं, मना कर दिया, तो हमको आना पड़ेगा। ऐसा ही है कि एक नियम है कि कैसे कहाँ कौन सा काम होना है। बस इसी प्रकार के कुछ नियम, जैसे हम लोग कहीं बाहर रहते हैं, किराए पे रहते हैं या हॉस्टल में रहते हैं, तो वहाँ भी नियम बना होता है कि हमको 8 बजे तक आना है। अगर हॉस्टल में रात को 2 बजे आप बाहर नहीं जा सकते। बस इसी प्रकार का संविधान है कि आपको कौन से काम करने हैं, कौन से नहीं करने हैं, और कौन से निगेटिव हैं, कौन से पॉजिटिव हैं। तो बस, और हम लोग ध्यान रखेंगे संविधान किसी देश के भी वे मौलिक कानून हैं जो उस देश के शासन और प्रशासन की रूपरेखा निर्धारित करते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। और इसके पहले चैप्टर का नाम है ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। पहला चैप्टर है ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। तो आज हम लोग इसी को देखेंगे, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को। ठीक है, तो हमको कानून बनाने की, संविधान बनाने की जरूरत क्यों पड़ी। तो पहले यहाँ आते हैं कि 1773 से 1853। ठीक, 1858 से 1947। ठीक, इधर ये कंपनी का शासन, कंपनी, ठीक, ये क्राउन का, ये क्राउन का शासन। ठीक, क्राउन मतलब राजा, ब्रिटिश राजा। ठीक, तो हमने ये आपको क्यों बताया, अभी बता रहे। 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटिश की रानी एलिजाबेथ से चार्टर, मतलब एक चार्टर मिलता है कि आप जाके पूर्वी देशों से व्यापार कर सकते हो। ठीक है, 1608 में कंपनी हमारे यहाँ आती है। उस समय भारत में मुगल शासक जहांगीर गद्दी पर बैठा होता है। तो 1600 से 1600 से आप कह सकते हो 1600 से 1608 से और 1757, यहाँ तक अंग्रेज सिर्फ व्यापारियों की भूमिका में रहे। 1608 से 1757। ठीक, लेकिन यहाँ से क्या हुआ, यहाँ प्लासी का युद्ध होता है।
1757 में प्लासी का युद्ध, बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला, इतिहास में पढ़ा होगा। ठीक है, यहाँ से उनकी बस शुरुआत होती है कि उनको साहस मिल जाता है। लेकिन इसके बाद एक और युद्ध होता है, इसके बाद होता है 1764 बक्सर का। ये युद्ध बहुत महत्वपूर्ण है। इस युद्ध को अंग्रेजी सेना जीत लेती है, और आप लोगों को पता होगा ये अंग्रेजों और मुगल शासक और अवध के नवाब के बीच हुआ। मुगल शासक अवध के नवाब और मीर कासिम, एक नाम और याद रखना, ये मीर कासिम बंगाल का नवाब था जो भाग के आया था। ये तीन एक तरफ थे और अंग्रेजी सेना एक तरफ थी। ठीक, तो ये लोग हार जाते हैं बक्सर के युद्ध में, ये हारते हैं और यहाँ से संधि होती है। संधि 1764 बक्सर के युद्ध के बाद संधि होती है, और कंपनी को मिल जाती है दीवानी। ठीक, मतलब उसे दीवानी अधिकार मिल जाते हैं, मतलब राजस्व वसूलने। बिहार बिहार उड़ीसा बंगाल, बिहार बंगाल उड़ीसा उड़ीसा, यहाँ उसे राजस्व के अधिकार प्राप्त हो जाते हैं। तो उसके बाद होता ये है कि कंपनी यहाँ से क्षेत्रीय, मतलब एक ऐसे समझ लीजिए कि छोटी मोटा शासन करना शुरू कर देती है अपने इस क्षेत्राधिकार पे। यहाँ से ही उसकी क्षेत्रीय शक्ति बनने की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। ठीक है, इस प्रक्रिया के बाद, क्योंकि बंगाल का भी शासन हिला डुला था, वहाँ भी कोई एक बहुत ठोस शासक नहीं बैठा था, और मुगल शासक पतन हो गया था, समझ लो पतन वहाँ पर हो गया था। तो अब इनके लिए, अंग्रेजों के लिए रास्ते खुले थे। कंपनी को जब ये सब दीवानी मिली हो, राजस्व, ठीक है, तो कंपनी की आय बढ़ी, पैसा आया। तो यहाँ पे कंपनी को बहुत मालामाल हो जाना चाहिए था, कंपनी के पास बहुत ज़्यादा पैसा आ जाना चाहिए था। लेकिन हुआ उल्टा, कंपनी मालामाल नहीं बनी, बल्कि कंपनी के कर्मचारी मालामाल बन गए। ठीक, बल्कि कंपनी के कंपनी के कर्मचारी कर्मचारी मालामाल हुए, और इतने मालामाल हुए कि उस समय वो जब यहाँ से गए ब्रिटेन चले गए जब, तो कहते हैं रिटायरमेंट ऑफ लाइफ, तो वही उनके साथ कि वो विश्व के ऐसे लोगों में गिने जाने लगे कि उनके पास इतना पैसा था कि विश्व के अमीरों की लिस्ट में आ गए। ठीक, तो अब हुआ क्या, ये लोग भ्रष्टाचार कर रहे थे, कंपनी को घाटा हो रहा था, लेकिन उसके जो कर्मचारी थे मालामाल हो रहे थे। भ्रष्टाचार, घूसखोरी, लूटा खसोटी बहुत ज़्यादा। ठीक है, ये कंपनी को सब यही लोग लूट खसोट रहे थे। कंपनी परेशान कि हमको दीवानी मिल गई, हमारे पास राजस्व अधिकार है, हम कर वसूल रहे हैं, लेकिन हमारी जो है, हम घाटा हो रहा हमको, और हमारी कंपनी का दिवालिया निकल रहा है। ठीक, कंपनी का दिवालिया। तो उसके बाद कंपनी परेशान, कंपनी जाती है ब्रिटिश सरकार के पास, कंपनी जाती है ब्रिटिश ब्रिटिश सरकार के पास। ठीक, ब्रिटिश सरकार, तो सरकार को भी इस बात का इंतजार था, वो आग गड़ाए बैठी थी कंपनी पे, क्योंकि वो जानती थी कि भारत के पास माल ज़्यादा है, और ये भविष्य में हमारे लिए सोने की चिड़िया बनेगी, और बना भी, क्योंकि वो जानती थी ये भारत जो है एक सोने का अंडा मिलेगा, मुर्गी से सोने का अंडा। तो कंपनी आग गड़ाए बैठी, कंपनी यही चाहती थी। और इधर क्या था कि ब्रिटिश सरकार यही चाहती थी।
तो कंपनी भी चाहती थी कि हमको सहूलियत चाहिए, कैसे करके हमारे हमको कर्मचारियों से बचाओ, ये भ्रष्टाचार दूर करो। तो कंपनी गई ब्रिटिश सरकार के पास, बोला भ्रष्टाचार आप हमारी कंपनी को बचा लो, भ्रष्टाचार दूर कर दो। ब्रिटिश सरकार यही चाहती थी, ब्रिटिश सरकार को मौका अच्छा मिला। ब्रिटिश सरकार ने फिर तब यहाँ से ही शुरू होता है 1773। ब्रिटिश सरकार ने एक रेगुलेटिंग एक्ट लाई 1773। ठीक। रेगुलेटिंग एक्ट 1773। अब हम लोग यहाँ से देखेंगे एक्ट के बारे में। तो हम समझा दिए कि क्यों क्या जरूरत पड़ी इन एक्टों की, और समझते हैं और देखते हैं थोड़ा अच्छे से। थोड़ा इसे भी आज हटा देते हैं, बाद में बना लेंगे क्योंकि हमको जरूरत पड़ने वाली है। पहले हम लोग देखेंगे 1773। 1773 का चार्टर एक्ट। 1773 का चार्टर हेडिंग 1773 का चार्टर एक्ट। अब इसका अपना महत्व है, संवैधानिक महत्व इसका क्या था कि ब्रिटिश सरकार को, पॉइंट लिखते जाओ, ब्रिटिश सरकार को पहली बार ब्रिटिश सरकार ने पहली बार कंपनी को और नियंत्रित किया। नियमित और नियंत्रित किया। तो पहली बार नियमित और नियंत्रित किया। उसके बाद दूसरा क्या, अब दूसरा बिंदु लिखते हैं कि कंपनी के ब्रिटिश सरकार ने कंपनी को पहली बार ब्रिटिश सरकार ने पहली बार कंपनी को नियमित और नियंत्रित किया। दूसरा पॉइंट, पहली बार ब्रिटिश सरकार ने कंपनी के कार्यों, कंपनी के प्रशासनिक कार्यों को मान्यता दी। प्रशासनिक और राजनीतिक, प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता दी। तो ब्रिटिश सरकार ने पहली बार कंपनी को नियमित और नियंत्रित किया। ठीक, नियमित और नियंत्रित किया। ठीक, पहली बार ब्रिटिश सरकार, दूसरा पॉइंट, पहली बार ब्रिटिश सरकार ने कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता दी। तीसरा पॉइंट, ये संवैधानिक महत्व बता रहे हैं हम, अभी इसकी विशेषताएं नहीं बता रहे हैं, ये है संवैधानिक महत्व। अब तीसरा महत्व क्या था, चलो लिखते हैं। पहली बार यहीं से केंद्रीय प्रशासन
की नींव पड़ी, केंद्रीय प्रशासन की नींव पड़ी। अच्छा, ये इसका मतलब क्या है? क्योंकि ये इसलिए बोला गया केंद्रीय प्रशासन की नींव पड़ी क्योंकि बॉम्बे और महाराष्ट्र ये प्रेसिडेंसी जब यहाँ इसी एक्ट में बंगाल का जो गवर्नर था उसे बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया, तो बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन ये जो प्रेसिडेंसी थी इनके गवर्नर आ गए, तो ये केंद्रीय हो गया, केंद्रीय प्रशासन। अच्छा, केंद्रीय प्रशासन की आप लोग भाषा समझते होंगे ना, केंद्रीय प्रशासन किसे कहते हैं? केंद्रीय एक होता है विकेंद्रीय। तो केंद्रीय में शक्तियां एक इंसान के पास होती हैं, एक शासक के पास होती है, जैसे राजा, मोनार्की सिस्टम, राजतंत्र देख लो। राजतंत्र में शक्तियां किसके पास है? सारी राजा के पास। तो वैसा ही उस समय सारी शक्तियां गवर्नर जनरल के पास थी, तो इसलिए वो केंद्रीय। विकेंद्रीय जैसे इस समय अपने भारत के स्ट्रक्चर को देखो, भारत में क्या है कि सभी राज्य अपने अपने काम के लिए स्वतंत्र है, कोई मुख्यमंत्री किसी के अंडर नहीं है। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री अपना काम और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री अपना काम कर रहे हैं, हर कोई राज्यपाल किसी के अंडर नहीं है, ठीक है। तो और भारतीय जो संविधान है उसकी 7वीं अनुसूची है, उसमें शक्तियों का विभाजन है, केंद्र सरकार की शक्तियाँ, राज्य सरकार की शक्तियाँ, संघीय सूची, राज्य सूची, सभी पढ़ेंगे हम लोग आगे। तो जहाँ शक्तियों का विभाजन हो, वो विकेंद्रीकरण व्यवस्था है, और जहाँ शक्तियाँ किसी एक शासक के पास है वो केंद्रीय व्यवस्था। तो ठीक है, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो केंद्रीय प्रशासन, इसीलिए यहाँ बोला गया केंद्रीय प्रशासन की नींव पड़ी। ये 3 पॉइंट महत्वपूर्ण है। अगर पूछ ले प्रभाव, अगर जो इसके प्रभाव हैं 1773 का चार्टर एक्ट का जो प्रभाव है ये रहा, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं आगे और इसकी विशेषताएं देखते हैं। हम चीज़ों को बहुत डिटेल में समझाने की कोशिश करते हैं कि आप लोगों को रटना ना पड़े। मान लो अगर बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया तो क्यों बनाया गया, क्या ज़रूरत थी? तो ये सब चीज़ें आपको रटना ना पड़े और अच्छे से दिमाग में सही से एक सीक्वेंस से आ जाएं। जब हम लोग कोई चीज़ सीक्वेंस से पढ़ते हैं कहानी के रूप में तो हमको अच्छे से याद रहती है, वरना वो हमारे अंदर से डिलीट होती रहती हैं, हम रट्टा मारते हैं और वो डिलीट हो जाती है। पहला गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स बंगाल का, भारत का विलियम बेंटिक, और हम लोग भूल जाते हैं 4 दिन बाद। लेकिन अगर हम लोग चीज़ों को सीक्वेंस से समझेंगे तो अच्छे से दिमाग में घुसेंगे। चलिए अब इसकी विशेषताएं देखते हैं। हेडिंग डाल दो 1773 की विशेषताएं। ठीक, विशेषताएं क्या थी? तो हम लोग पहली विशेषता पहली ही लिखते हैं जो अभी बात थी कि पहली लिखो बंगाल के गवर्नर जनरल को के पद को सॉरी बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल, बना दिया गया, ठीक। पहला पॉइंट हो गया बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया, या बंगाल के गवर्नर के पदनाम को बदलकर गवर्नर जनरल का पदनाम दिया गया, जैसे आपको उचित लगे, ठीक है। एक सरल भाषा में हमने लिखने की कोशिश की।
और पहले गवर्नर जनरल थे कौन? ये जो पद था ये धारण किसने किया? तो यहाँ लिखो पहले। अब हम गवर्नर जनरल जो है ये आप लोग याद रखना सिर्फ जी एंड जी करेंगे, बार बार ये गवर्नर जनरल नहीं लिखेंगे, जी जी लिखेंगे, ठीक है। तो पहले गवर्नर जनरल कौन थे? वॉरेन लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स, ठीक। लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स पहले गवर्नर जनरल थे, ठीक है। तो हम लोगों ने पहला पॉइंट डिस्कस कर लिया और बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया, पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स, ठीक। अब चलते हैं दूसरे पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या था? दूसरा पॉइंट ये है कि इसकी सहायता के लिए, तो गवर्नर जनरल की सहायता के लिए जी जी गवर्नर जनरल की सहायता सहायता के लिए एक चार सदस्यीय चार सदस्यीय काउंसिल या परिषद, परिषद काउंसिल या परिषद का गठन किया गया, गठन किया गया, ठीक। और गवर्नर जनरल की सहायता के लिए एक चार सदस्यीय परिषद का गठन किया गया। ये जो चार सदस्यीय परिषद थी वो, इनके सदस्यों का कार्यकाल, तो लिखो कार्यकाल 4 वर्ष का था, 4 वर्ष। तो इनके सदस्यों का कार्यकाल कितना था? 4 वर्ष। आई होप आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो या उतार लीजिए, ठीक है। अगर स्क्रीनशॉट ले लिया हो तो हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट पर। पॉइंट नंबर, अब अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं। अगला पॉइंट, इसमें इस एक्ट के तहत इसके इस कानून के तहत बम्बई, ये तत्कालीन नाम है बम्बई, ठीक, जो उस समय था बम्बई तथा इस कानून के तहत बम्बई तथा मद्रास के प्रेसिडेंट, अभी हम बता चुके हैं आप लोगों को, ठीक है। प्रेसिडेंट इस कानून के तहत बम्बई और मद्रास के प्रेसिडेंट गवर्नर जनरल, बंगाल के गवर्नर जनरल, बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन हो गए, अधीन ला दिए गए। तो ये भी पॉइंट है, इसीलिए इसे केंद्रीकरण बताया गया, ये भी प्रभाव बताया गया इसका जो केंद्रीकरण हुआ, ठीक। इसके बाद दूसरा पॉइंट, इस कानून के तहत 1774, ये याद रखना 1773 का एक्ट है, ठीक, लेकिन 1774 में
1774 में कोलकाता में कोलकाता में एक सर्वोच्च ठीक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना ठीक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना। इस कानून के तहत 1774 में कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना। इस न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश एक मुख्य न्यायाधीश प्लस तीन अन्य तो टोटल चार न्यायाधीश टोटल चार। क्वेश्चन पूछ लेते हैं। 1774 में एक सर्वोच्च न्यायालय जो स्थापित की गई थी उसमें टोटल कितने न्यायाधीश थे? चार, एक मुख्य और तीन अन्य। जो एक मुख्य था इनका नाम है एलिजा, नोट कर लो, एलिजा एम्पे ठीक। मुख्य न्यायाधीश का नाम क्या था? एलिजा एम्पे। तो आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, एलिजा एम्पे ठीक है। बता देते हैं। अब जो कंपनी चाहती थी, जो कंपनी का प्रशासन, जो कंपनी के मालिक थे वो चाहते थे, मतलब कंपनी का एक मालिक नहीं था, इतना ध्यान रखना कि कोई एक शेयर टाइप का सिस्टम था उसमें भी। तो अब उनका काम ब्रिटिश सरकार ने, लिखो पॉइंट लिखते जाओ, ब्रिटिश सरकार ने कंपनी के कर्मचारियों पर, ये लोग यहाँ निजी व्यापार करने लगे थे, मतलब कर्मचारी कंपनी के थे पर यहाँ अपना निजी व्यापार भी साथ में करने लगे थे। और कर्मचारी और जो कंपनी का काम था उसमें भ्रष्टाचारी भी, लूट खसोट भी, तो इसीलिए तो ये बहुत अमीर हो गए। कंपनी पर ब्रिटिश सरकार ने कंपनी के कर्मचारियों पर निजी व्यापार और भारतीयों से निजी व्यापार और भारतीयों से उपहार एवं रिश्वत लेने पर प्रतिबंध लगा दिया। ब्रिटिश सरकार ने कंपनी के कर्मचारियों पर निजी व्यापार और भारतीयों से उपहार एवं रिश्वत लेने पर प्रतिबंध लगा दिया। अगला पॉइंट नोट करते हैं, स्क्रीनशॉट ले लिया था ना आप लोगों ने? तो इस कानून, ये लास्ट है,
इस कानून के तहत कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ऑफ डायरेक्टर कोर्ट ऑफ डायरेक्टर यानी गवर्निंग बॉडी, कंपनी की गवर्निंग बॉडी इस कानून के तहत कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के माध्यम से कंपनी के कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के माध्यम से कंपनी के राजनीतिक और प्रशासनिक कार्यों का नियंत्रण और अधीक्षण और अधीक्षण करना शुरू कर दिया। और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को जो भी इंडिया में गतिविधियां कंपनी की थी वो सारी एक एक जानकारी ब्रिटिश सरकार को देनी होती थी। अगर कंपनी सांस भी ले रही है तो जानकारी ब्रिटिश सरकार को जाएगी, ठीक है। अगर ब्रिटिश सरकार को जानकारी नहीं देगी तो फिर जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का निदेशक होगा वो जाने, गवर्नर जाने, उस पर आफत आने वाली। जैसे अपने संसद भवन में जब सरकार से कोई क्वेश्चन किया जाता है, प्रश्नकाल में प्रश्न होता है तो सरकार को उसका उत्तर देना पड़ता है। तो वही इस व्यवस्था यहाँ पे समझ लो आप कि ये उत्तरदायी निकाय था। लेकिन उत्तरदायी किसके लिए उत्तरदायी था? खिलाफ में, सॉरी, ब्रिटिश सरकार को जवाब देना पड़ता था जो भी यहाँ करते थे, ठीक। तो आई होप कि आपको 1773 अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे चलते हैं। हटा रहे इसको, स्क्रीनशॉट अगर ले लिया तो बढ़िया। इसके बाद हम लोग आते हैं 1781। का 1781 को सेटलमेंट कहते हैं, अमेंडिंग एक्ट कहते हैं, ठीक है, और संशोधित कानून कहते हैं। 1781 का एक्ट, अमेंडिंग 1781 अमेंडिंग एक्ट, इसे बंदोबस्त कानून भी कहते हैं, हिंदी में बंदोबस्त कानून और सेटलमेंट, और इंग्लिश में कहेंगे सेटलमेंट, ठीक। दरअसल ये लाया इसलिए गया था क्योंकि जो 1773 में खामियां रह गई थी उनको दूर करने के लिए। क्योंकि यहाँ एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हो गई कि जो कंपनी के कर्मचारी थे, ठीक है, कर्मचारी थे, इन पर डबल दिक्कत ये हो गई कि इनके लिए सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हो चुकी थी और एक तरफ गवर्नर जनरल की काउंसिल थी, ठीक। एक तरफ गवर्नर जनरल की काउंसिल और दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट, PSC, मतलब सर्वोच्च न्यायालय।
इन पे दो लोग अधिकार कर रहे थे, तो इनकी परेशानी बढ़ गई। इसलिए इनको क्या किया गया, कंपनी के कर्मचारी और जितने भी दूसरे कर्मचारी थे या काउंसिल थी, एवं काउंसिल को, कंपनी के कर्मचारी और काउंसिल को एससी सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार से बाहर कर दिया गया। ठीक है, तो बस इसमें यही छोटे मोटे प्रावधान हैं। चलो उनको भी लिख लेते हैं सीधे। ठीक है, तो यहाँ लिखो कि इसके तहत कंपनी के, पहले देखो गवर्नर जनरल की काउंसिल, गवर्नर जनरल की काउंसिल और गवर्नर जनरल की काउंसिल को, और पहले इसके तहत गवर्नर जनरल की काउंसिल और इसके कर्मचारियों और इसके कर्मचारियों को सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर, या मुक्त कर दिया। ठीक, ये भी लिख सकते हो, क्षेत्राधिकार से बाहर या मुक्त कर दिया। ठीक, अब इनकी प्रॉब्लम दूर हो गई। जाओ भारत को जैसे लूट सकते हो लूटो जाके, कोई हमें लेना देना नहीं। वैसे भी ये इनको लेना देना था नहीं सुप्रीम कोर्ट को, ये भी इनके संपूरक ही थे। ठीक, तो एक ये पॉइंट हो गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। और लिखिए इसके तहत और कोलकाता के नागरिक इसके अंतर्गत रखे गए। ठीक, इसके अंतर्गत रखे गए। और एक और पॉइंट लिखो कि हिंदू को हिंदू हिंदू कानून के हिसाब, हिंदू को हिंदू कानून के हिसाब से और मुस्लिम हिंदू के हिंदू कानून के हिसाब से और मुस्लिम के मुस्लिम कानून के हिसाब से। मुस्लिम कानून के हिसाब से हिंदू के हिंदू कानून के हिसाब से और मुस्लिम के मुस्लिम कानून के हिसाब से वाद या मुकदमा निपटाने हिंदू के हिंदू कानून के हिसाब से और मुस्लिम के मुस्लिम कानून के हिसाब से वाद या मुकदमा निपटाने का प्रावधान किया गया। प्रावधान
किया गया, ठीक, प्रावधान किया गया, ठीक। ये किसकी विशेषता थी? हिंदू के हिंदू कानून के हिसाब से और मुस्लिम के मुस्लिम कानून के हिसाब से। जैसे मुस्लिम में शरिया कानून, शरिया, और हिंदू के भी अपने कानून हैं, ठीक है। तो आज क्या है, आज हमारे देश में व्यवस्था है, इंडियन पैनल कोड है, भारतीय दंड संहिता। कोई भी अपराध होता है तो भारतीय दंड संहिता के तहत सजा दी जाती है। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। पहले हिंदू को हिंदू कानून के हिसाब से, मुस्लिम को मुस्लिम कानून के हिसाब से। और एक पॉइंट, ये स्क्रीनशॉट ले लो, हम लोग हटा देते हैं। और देखो, इसके तहत प्रांतीय न्यायालय इसके तहत प्रांतीय न्यायालय की अपील, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। इसके तहत प्रांतीय न्यायालय की अपील सर्वोच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय में ना करके, ठीक, ना करके, ये ध्यान रखना, इसे हाईलाइट कर लेना ना को, ठीक है, ना करके गवर्नर जनरल की काउंसिल, गवर्नर जनरल की काउंसिल के पास अपील करनी पड़ती थी, ठीक, अपील करनी पड़ती थी, ठीक। इसके तहत प्रांतीय न्यायालयों की अपील सर्वोच्च न्यायालय में न करके गवर्नर जनरल की काउंसिल के पास अपील करनी पड़ती थी, ठीक। जी गवर्नर जनरल, ठीक, जी का मतलब गवर्नर जनरल। अब आगे चलते हैं, थोड़ा सा एक पॉइंट और लिख लो इसमें बस, कि जो प्रोविंशियल कोर्ट्स, प्रांतीय न्यायालय और लोकल कोर्ट्स, काउंसिल, लोकल कोर्ट्स जैसे प्रांत के अंदर जो दूसरी कोर्ट्स थी, वो मतलब जो प्रांतीय कोर्ट्स के अंडर आती थी दूसरी कोर्ट्स, आजकल उनको सेशन कोर्ट्स कहते हैं, ठीक। उनके लिए नियम और विनियम कौन बनाता था? तो सर्वोच्च न्यायालय नहीं बनाता था। उनके लिए नियम और विनियम सर्वोच्च न्यायालय नहीं बनाता था, वो काम भी गवर्नर जनरल की काउंसिल करती थी, ठीक है। तो प्रांतीय न्यायालय, लिख लो, ये पॉइंट लिख लीजिए, प्रांतीय न्यायालय और लोकल कोर्ट्स जो थी, उनके लिए जो नियम और विनियम बनते थे, वो सर्वोच्च न्यायालय नहीं बनाती थी, उनको बनाता था गवर्नर जनरल की काउंसिल, ठीक, ओके। तो चलिए आगे चलते हैं। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी, आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ठीक। अब हम लोग बात करेंगे 84 की। अब हम लोग बात करेंगे 84, 1784 का रेगुलेटिंग एक्ट, ठीक, 1784 का रेगुलेटिंग एक्ट। और 1784 में क्या हुआ था,
यहाँ क्या था कि कंपनी मान नहीं रही थी, कंपनी अपनी मनमानी कर रही थी और सरकार उस पर और नियंत्रण बनाना चाहती थी। तो सरकार ने कहा चलो रुको देखते हैं। तो सरकार ने यहाँ पे कंपनी को क्या किया, सबसे पहला पॉइंट देखो, इसके तहत कंपनी के वाणिज्यिक और राजनीतिक वाणिज्यिक और राजनीतिक कार्यों को अलग अलग या पृथक पृथक कर दिया। अलग अलग पृथक पृथक एक ही बात है, ठीक है। तो पृथक पृथक कर दिया, ठीक, कर दिया। इसके तहत कंपनी के वाणिज्यिक और राजनीतिक कार्यों को पृथक पृथक कर दिया, ठीक। और एक पहले निदेशक मंडल पहले से बना था। बॉडी ऑफ गवर्निंग जो बॉडी थी वो पहले से बनी थी। अब क्या किया, अब एक बना दिया बोर्ड ऑफ कंट्रोल। बोर्ड ऑफ कंट्रोल को काम दिया गया कि आप राजनीतिक कार्य देखेंगे। और जो सीओडी था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, जिसे निदेशक मंडल कहते हैं, सीओडी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, उसको व्यापारिक और वाणिज्यिक कार्य दे दिए गए। चलो नोट कर लो। एक था निदेशक, एक पहले से था निदेशक मंडल, निदेशक मंडल, निदेशक मंडल, इसे सीओडी भी कहते हैं। सीओडी मतलब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। तो इसको कौन से कार्य दिए गए, यहाँ देखो वाणिज्यिक, वाणिज्यिक या व्यापारिक कार्य, व्यापारिक कार्य। और एक यहाँ नया क्या बना, जो नया यहाँ बनाया गया वो बनाया गया बोर्ड ऑफ कंट्रोल यानी नियंत्रण बोर्ड। देखो नियंत्रण बोर्ड, नियंत्रण बोर्ड, निदेशक मंडल और नियंत्रण बोर्ड, इसको कौन से कार्य दिए गए, इसको कार्य दिए गए राजनीतिक मामलों से जुड़े, ठीक, राजनीतिक मामले। निदेशक मंडल और नियंत्रण बोर्ड, ठीक। इसको कार्य वाणिज्यिक व्यापारिक, इनके कार्य पृथक पृथक कर दिए, मतलब शक्तियों, इसे सेपरेशन ऑफ पावर कहते हैं, शक्तियों का पृथक्करण, ठीक। तो वो यही हुआ, निदेशक मंडल वाणिज्यिक या व्यापारिक कार्य, नियंत्रण बोर्ड राजनीतिक मामले, दोनों को कार्य अलग अलग, ठीक। एक मिनट जरा देखिए, हो गया, स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोगों ने। तो बस यहीं पे एक पॉइंट और, ये हटा के सीधे ये लिख दिया होगा, तो इसे हटा के सीधे एक पॉइंट मेंशन कर दो, इसकी शक्ति, नियंत्रण बोर्ड की शक्ति लिखो। शक्ति क्या थी, शक्ति थी कि भारत में ब्रिटिश नियंत्रित भारत में ब्रिटिश
नियंत्रित ब्रिटिश नियंत्रित भारत, भारत में ब्रिटिश नियंत्रित भारत के नागरिक नागरिक सैन्य नागरिक सैन्य और राजस्व, इनका मेन तो यही मेन मुद्दा राजस्व का ही था। राजस्व मामलों पर नियंत्रण नियंत्रण मामलों पर नियंत्रण और उनको विनिमय करना, उनका विनिमय और उनका विनिमय करना, मतलब नियम कानून बनाना और उनका विनिमय करना। ठीक, ये इसकी शक्ति थी और ये सारी जानकारी ब्रिटिश सरकार तक पहुंचानी पड़ती थी। ठीक है, तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट दें। अब इसके प्रभाव क्या हुए, ये तो प्रावधान हो गए। अब प्रावधान हम लोगों ने देख लिए 84 के। अब इसके प्रभाव, तो प्रभाव पर बात करते हैं। प्रभाव पहली बार लिखो, पहली प्रभाव डाल लेना। पहली पहली बार ब्रिटिश शासित क्षेत्र या जो जितने भारत में ब्रिटिश ने शासन कर रखा था, तो भारत, उसे भारत में लिख सकते हैं। ठीक, को क्षेत्र या भारत, यहाँ संपूर्ण भारत, इसका मतलब संपूर्ण भारत नहीं है, जिस क्षेत्र पे सिर्फ ब्रिटिश सरकार का शासन था, इसे ब्रिटिश भारत भी कहते हैं। ठीक है, तो पहली बार ब्रिटिश शासित क्षेत्र या भारत को क्षेत्र या भारत को ब्रिटिश सरकार के आधिपत्य का क्षेत्र कहा गया। पहली बार ब्रिटिश शासित क्षेत्र या भारत को ब्रिटिश सरकार के आधिपत्य का क्षेत्र कहा गया। ठीक, इसके दो प्रभाव हुए। दूसरा देखो, कंपनी के प्रशासनिक राजनीतिक और प्रशासनिक कंपनी के राजनीतिक और प्रशासनिक कार्यों पर संपूर्ण या पूर्ण नियंत्रण स्थापित। कंपनी के राजनीतिक नियंत्रण
किसका? कंपनी के राजनीतिक और प्रशासनिक कार्यों पर किसका नियंत्रण स्थापित? ब्रिटिश सरकार का। ठीक, ब्रिटिश में लिख लो, ब्रिटिश सरकार, ब्रिटिश सरकार का। ठीक, अब यहाँ पर जो है कंपनी के राजनीतिक, क्योंकि अलग कर दिए दोनों कार्य, तो संपूर्ण नियंत्रण स्थापित हो गया। ठीक, इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। अब ये दोनों जो प्रभाव थे आप लोगों ने नोट कर लिए होंगे। अब हम लोग बात करेंगे 86 की। 86 में कुछ नहीं है विशेष। 86 में ये है कि कॉर्नवालिस को वायसराय बना, वो गवर्नर जनरल बनाया गया। तो कॉर्नवालिस बोले कि उसने दो शर्तें रख दी, क्योंकि उसे यहाँ जो भ्रष्टाचार व्याप्त था और जिस तरह की यहाँ की कार्य पद्धति से वो परिचित था, उसने दो शर्तें रख दी कि हमको जो है एक तो कमांडर इन चीफ बनाया जाए, ठीक, और दूसरी शर्त रखी कि अगर किसी विशेष मामले पर जो इन्होंने 4 सदस्यीय परिषद बनाई थी सहायता के लिए गवर्नर जनरल की, उसकी हम किसी विशेष मामले पर बात नहीं मानेंगे। ये दो शर्तें थी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। 1786 देखते हैं। कॉर्नवालिस को हम लोग जानते हैं क्योंकि ये सिविल सेवा का जनक भी कहा जाता है, और इसने भारतीय प्रशासन का शासन का यूरोपीयकरण किया। अगर क्वेश्चन आ जाए किसने यूरोपीयकरण किया, तो हम लोग सीधे कॉर्नवालिस, और भारत में सिविल सेवा का जनक कॉर्नवालिस। ठीक, चलो 1786 का ठीक, 1786 का। अब इसमें वही दो शर्तें हमको मेंशन करनी है कि कॉर्नवालिस को वायसराय बनाया जाना था। कॉर्नवालिस ने दो शर्तें रखी, तो दो शर्तें क्या हैं देखते हैं। कॉर्नवालिस को, ये सिर्फ उसी के लिए लाया गया था, कॉर्नवालिस के लिए। कॉर्नवालिस को वायसराय बनाया कॉर्नवालिस को वायसराय बनाने पर उसने दो शर्तें रखी। दोनों शर्त नोट करते हैं। पहली कि किसी विशेष मामले पर किसी विशेष मामले पर किसी विशेष मामले पर गवर्नर जनरल काउंसिल की, सीधे काउंसिल लिखो, काउंसिल का निर्णय, काउंसिल का निर्णय किसी विशेष मामले पर काउंसिल का निर्णय अधिभावी या न मानने की, ये पूरी हो गई, ये पूरी कर दी गई। ठीक, इसके बाद दूसरी शर्त इसमें क्या रखी, गवर्नर जनरल बनने के लिए कमांडर इन चीफ का पद, गवर्नर जनरल को कमांडर
इन चीफ, कमांडर इन चीफ का पद। ठीक, दो शर्तें। कमांडर इन चीफ का पद हमेशा से महत्वपूर्ण रहा है। अपने अपने देश की व्यवस्था सही है, ठीक है। जो लोग देश की व्यवस्था पे सवाल उठाते हैं वो तुलनात्मक अध्ययन देशों का नहीं करते। पाकिस्तान में देखो, पाकिस्तान में गवर्नर जनरल जो वहाँ का चीफ है, सेना प्रमुख है, उसकी बहुत चलती है। प्रधानमंत्री जब भी कोई बड़े काम करते हैं तो उसकी बगैर एडवाइस के नहीं करते हैं, पूछ के करते हैं। वहाँ आप म्यांमार में देख लो क्या हालत है, सेना ने तख्ता पलट कर दिया, सैन्य शासन हो गया वहाँ। तो अपने यहाँ क्या है, हिंदुस्तान में क्या है कि अपने यहाँ का जो चीफ है, सेना प्रमुख है, वो सिर्फ सेना प्रमुख है, उसे भारतीय राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन वहाँ जो है, आप आप उधर चले जाइए, साउथ अमेरिका चले जाइए, वहाँ भी यही लफड़ा रहता है। ठीक है, जिसने NCERT 9 और 11 की पढ़ी होंगी उसे पता होगा ब्राज़ील वगैरह ये देश का हाल क्या था, सैन्य शासन तख्ता पलट कैसे होता है। म्यांमार का देख लीजिए, अभी जल्दी का है। और यही पाकिस्तान में होता रहता है कि वहाँ के आप देखोगे कि वहाँ मैक्सिमम जो प्रधानमंत्री बने हैं उनका बैकग्राउंड वो प्रमुख सेनापति रहे हैं। जो वहाँ की सेना के चीफ हैं वो प्रमुख चीफ रहे हैं। तो अपने यहाँ लेकिन ऐसा नहीं, अपने देश की व्यवस्था ठीक है, अच्छी है। बस हमको तुलनात्मक अध्ययन की ज़रूरत है, सवाल उठाने की बजाय। तो चलिए, और इसे पता था कमांडर इन चीफ की ताकत, तो इसीलिए इसने पहले बोल दिया कि हमको कमांडर इन चीफ का पद चाहिए और हम बात नहीं मानेंगे काउंसिल की। जब हमें कोई लगेगा निर्णय तो हम बात नहीं मानेंगे, क्योंकि ये जानता था कि वहाँ भ्रष्टाचार जिस तरीके से व्याप्त है, कैसे दूर करना है। और उसने कंपनी को सही करने की कोशिश की, मतलब भारतीय नज़रिए से नहीं, बस कंपनी ब्रिटिश सरकार के नज़रिए से। भारतीय नज़रिए से तो वो और लूट खसुट उन्होंने बढ़ाई। स्थायी बंदोबस्त लाने वाले वही थे, इस्तेमारी व्यवस्था। आप लोग हिस्ट्री में पढ़े होंगे, नहीं पढ़े हैं तो पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग चलेंगे 1793। ठीक, ये हो गया, अब चलेंगे 1793। अच्छा, ये तो इनकी वजह से आया था, कॉर्नवालिस की वजह से। इससे पहले एमेंडिंग था, मतलब संशोधित करना था, इसलिए आया था। लेकिन 1773 का, वो 1793 का क्यों आया? 1793 का क्यों आया? चार्टर एक्ट बता रही है आपको। 1793, 1793 का चार्टर एक्ट आने के पीछे कहानी ये है कि जब 1773 में एक्ट आया, चार्टर एक्ट आया 1773 का, तो उसमें ये कहा गया कि हम 20 साल बाद रिव्यू करेंगे, यानी पुनर्विलोकन, हिंदी में पुनर्विलोकन और इंग्लिश में रिव्यू। रिव्यू करेंगे और देखेंगे कि आगे क्या सुधार हो सकते हैं। क्योंकि ये भारतीयों को एक तरफ मतलब अपना काम बना रहे थे, लूट खसोट कर रहे थे, भारतीयों से धन निष्कासन हो रहा था फटाफट। और एक तरफ ये भारतीयों को झांसा में इसलिए थे कि हम धीरे धीरे संवैधानिक व्यवस्था ला रहे हैं। लेकिन वो संवैधानिक व्यवस्था क्या है, हम सब उससे बहुत परिचित हैं। चलिए 1793 का देखते हैं। पहला इसमें ये किया गया कि जो गवर्नर जनरल, जो कॉर्नवालिस ने जो पहली शर्त रखी थी कि हम विशेष मामले पर गवर्नर जनरल की बात नहीं मानेंगे, तो उस बात को भविष्य में आने वाले गवर्नर जनरल के लिए बना दिया गया, उसे स्थायी व्यवस्था बना दी गई कि अब कोई भी गवर्नर जनरल आएगा वो विशेष मामले में काउंसिल की बात नहीं मानेगा। और जो प्रेसिडेंसी के गवर्नर थे, प्रेसिडेंसी आप ऐसे समझिए जो आज राज्य हैं, राज्य में राज्यपाल हैं, वैसे ही उस टाइम प्रेसिडेंसी में गवर्नर थे, प्रेसिडेंसी थी उसके गवर्नर थे। तो उनको भी ये शक्ति होगी कि आप भी अपनी काउंसिल की बात विशेष मामले में न माने, कोई बात नहीं। तो यही व्यवस्था देखो, विशेष विशेष मामले
विशेष मामले पर विशेष मामले पर काउंसिल काउंसिल के निर्णय को अधिभावी हम इसलिए लिखा रहे हैं, टफ लैंग्वेज नहीं लिखा रहे, ये इसलिए लिखा रहे हैं अगर किसी एग्जाम में आ जाए और आप कंफ्यूज हो जाओ तो इससे भी परिचित रहो। ठीक, अधिभावी या न मानने के अधिकार 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 और अधिकार को भविष्य में आने वाले गवर्नर जनरल, ठीक, और प्रेसिडेंसी के गवर्नर तक इसका विस्तार कर दिया। ठीक, विशेष मामले पर काउंसिल के निर्णय को अधिभावी या न मानने के अधिकार को भविष्य में आने वाले गवर्नर जनरल और प्रेसिडेंसी के गवर्नर तक इसका विस्तार कर दिया। ठीक, तो आई होप आप समझ गए होंगे। और एक पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट लिखो बॉम्बे मतलब बम्बई और मद्रास। मुंबई और मद्रास, बम्बई और मद्रास के की प्रेसिडेंसी, मुंबई और मद्रास की प्रेसिडेंसी पर अधिक नियंत्रण बढ़ा दिया गया। अधिक नियंत्रण बढ़ा दिया गया। ठीक, मुंबई और मद्रास की प्रेसिडेंसी पर अधिक नियंत्रण बढ़ा दिया गया। ठीक, और एक पॉइंट लिखो कंपनी का अगले 20 वर्षों के लिए, कंपनी का अगले 20 वर्षों कंपनी का अगले 20 वर्षों के लिए एकाधिकार बढ़ा दिया गया। अच्छा, आप लोग एकाधिकार का मतलब समझते हो? एकाधिकार का मतलब ये है कि ब्रिटिश सरकार से चार्टर पास करा के यहाँ बिजनेस करने आई थी ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का ये था कि सिर्फ ब्रिटिश की ईस्ट इंडिया कंपनी ही भारत से व्यापार करेगी, बाकी वहाँ की कोई कंपनियां, कोई व्यापारी यहाँ से व्यापार नहीं करेगा। तो इस बात को ध्यान रखना कि एकाधिकार का मतलब ये था कि ब्रिटिश मतलब भारत या पूर्वी देशों से व्यापार सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी कर सकती है, बाकी ब्रिटिश व्यापारी या दूसरी ब्रिटिश कंपनी यहाँ से व्यापार नहीं कर सकती है। सिंपल सी बात। ठीक, एकाधिकार का मतलब। तो अब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं।
देखो एक पॉइंट और लिखोगे आप लोग, इसमें भी 2 पॉइंट हैं बड़े महत्वपूर्ण। पहला लिखो कमांडर इन चीफ। जो 1786 में जो इन्होंने किया था कि गवर्नर जनरल कमांडर इन चीफ बनेगा, वो अब यहाँ हटा दिया। कमांडर जनरल कमांडर इन चीफ के पद पद कमांडर जनरल कमांडर इन चीफ के पद के लिए गवर्नर जनरल काउंसिल, गवर्नर जनरल या गवर्नर जनरल की काउंसिल, ठीक, काउंसिल का की सदस्यता की अनिवार्यता खत्म कर दी, अनिवार्यता खत्म कर दी, अनिवार्यता खत्म कर दी, ठीक, बशर्ते वो उसी पद के लिए चयनित किया गया हो। तो बशर्ते बशर्ते वह उसी पद के बशर्ते वह उसी पद के लिए चयनित किया गया हो, चयनित किया गया हो, ठीक है, चयनित किया गया हो, ठीक, बशर्ते वह उसी पद के लिए चयनित किया गया हो। दूसरा पॉइंट लिखो, ये पॉइंट सबसे इम्पोर्टेंट था। कंपनी ने यहाँ खेल किया। कंपनी ने, ब्रिटिश सरकार ने, मतलब कंपनी के साथ नहीं, भारतीयों के साथ, जो अगला पॉइंट हम बताएंगे इसमें कंपनियों ने भारतीयों के साथ क्या खेल किया। देखो इसने व्यवस्था की, मतलब इस कानून में, ये सब कानून कहाँ पास होते थे आपको पता है? ब्रिटिश संसद में। जैसे आजकल कोई भारत में कानून आता है तो कहाँ पास होता है? भारतीय संसद में। लेकिन पहले हम लोगों पे ब्रिटिश का शासन था, तो वहीं ब्रिटिश की संसद में सारे कानून पास होते थे। जो भी चार्टर एक्ट हैं, कानून है, सारे वहीं पास होते थे, ठीक है। चलिए, इसने इसने कंपनी के इसने कंपनी के कर्मचारियों इसने कंपनी के गवर्नर जनरल, फिलहाल वो भी शामिल है, गवर्नर जनरल भी शामिल है, सब शामिल है इसमें, सब शामिल है, ठीक है। इसने कंपनी के कर्मचारियों, सब शामिल कर लो, कर्मचारियों को वेतन, वेतन, इसमें कंपनी के कर्मचारियों को वेतन भारतीय भारतीय राजस्व से ही देने का प्रावधान किया, देने का प्रावधान प्रावधान किया, देने का प्रावधान किया। इसने कंपनी के कर्मचारियों को भारतीय राजस्व से इसने कंपनी के कर्मचारियों को वेतन भारतीय राजस्व से देने का प्रावधान किया। अब कंपनी कहाँ से घाटा में जाएगी बताओ? यहीं लूटोगे, यहीं बांटोगे और मुनाफा भी लेके जाओगे। तो अब हम लोग समझ गए होंगे कि इसने कंपनी के कर्मचारियों को वेतन भारतीय राजस्व से देने का प्रावधान किया। बस इसमें इतने पॉइंट थे, ये सारे पॉइंट क्लियर हो गए 1793 के। पॉलिटी मतलब संवैधानिक दृष्टिकोण से जो पॉइंट थे हमने आपके क्लियर कर दिए। अब चलते हैं हम लोग 1893, इस पर थोड़ी चर्चा करेंगे इसको। चलो 1813 पे चलेंगे, सॉरी 20 साल बाद, मतलब वही पुनर्विलोकन रिव्यू 1813।
ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट प्रावधान है। 1813 ऐसे समझिए कि ब्रिटिश जब 1793 में ब्रिटिश सरकार ने 20 साल के लिए एकाधिकार बढ़ाया, तो वहाँ ब्रिटिश में औद्योगिक क्रांति आ चुकी थी, व्यापारिक फल फूल चुके थे, व्यापारिक कंपनियां खड़ी हो चुकी थी। तो अब उनका सरकार पे दबाव बनने लगा कि हमको भी पूर्वी देशों के साथ व्यापार करना, खासकर भारत। तो अब 20 साल बाद आना था, तो सरकार, वहाँ की सरकारें थोड़े दिन तो टहलाती रही उनको, लेकिन जब फिर से 20 साल पूरे हो गए तो उनका दबाव तेज हो गया। और आप लोग जानते हो कि व्यापारियों का दबाव जनता के दबाव से ज़्यादा होता है। हम लोगों को वो बस दिखता नहीं है, ठीक है, वो पता नहीं चलता, लेकिन व्यापारियों का दबाव ज़्यादा होता है। तो व्यापारी दबाव बना रहे थे, और वहाँ कुछ व्यापारी संसद में भी थे, तो ये भी बात थी। तो व्यापारियों के दबाव से यहाँ ये हुआ कि अब अब भारत को लूटने की व्यवस्था अच्छे से हो गई। पहले तो एक कंपनी थी, एक लूट रही थी, ठीक है, अब बहुत सारी कंपनियां आएंगी। तो यहाँ से भारत के जो हमारा ब्रिटिश के शासन की बात है, भारत के बर्बादे के दरवाजे खुल गए, एक पे एक व्यापारी। और दिक्कत क्या थी कि वो चुंगी वाली व्यवस्था, क्योंकि उधर जिस जितना भी ब्रिटिश क्षेत्र था, वहाँ जो भारतीय दस्तकार, शिल्पकार या व्यापारी थे, उनको अच्छा बाजार नहीं मिलता था। उनका माल यही लोग खरीदते थे, मतलब वो जनता तक, जो लोकल थी जनता, वो माल उनका ले ही नहीं पाती थी। जो भी वो निर्माण करते थे, वो यही लोग सस्ते में, अंग्रेजी सस्ते में खरीद लेते थे, और उसे महंगे माल में बेचते थे, महंगी रेटों पे, या तो उसे थोड़ा मॉडिफाई करने के लिए भेज देते थे ब्रिटेन, जैसे कॉटन वगैरह खरीदते थे, ठीक है। तो फिर क्या हुआ कि उधर अपना माल सस्ता, और इधर ये लोग, इनको बाजार नहीं मिलता था, ऊपर से जो महंगा माल था थोड़ा। और हमारी जनता पहले बहुत ज़्यादा गरीब थी, मैक्सिमम जनता गरीब ही थी। तो गरीब लोग बेचारे कहाँ देशभक्ति दिखा पाएंगे, उनको जो मिलेगा वो लेंगे, और वो उपलब्ध भी नहीं है बाजार में। बात ये भी, उनको बाजार ही वो नहीं मिल रहा था। तो यहाँ से महंगा माल, महंगा सस्ता, देशभक्ति कहाँ से दिखाएं। अब वही बात है कि एक कहावत है कि बर्बाद गुलिस्ता करने को एक ही उल्लू काफी था, हर डाल पे उल्लू बैठ गए, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा। एक ईस्ट इंडिया कंपनी ने तांडव मचा रखा था, अब तो बहुत सारी व्यापारिक कंपनियां आ गई, तो अब क्या होगा। चलो हम लोग एक एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे यहाँ भी। तो सबसे पहले बात करेंगे कि चीन, यहाँ की जो एकाधिकार था वो समाप्त कर दिया गया। कंपनी का जो व्यापारिक, इसके तहत व्यापारिक एकाधिकार को, व्यापारिक अधिकार को समाप्त कर दिया। चाय, ये पॉइंट याद रखना, चाय और चीन, चाय और चीन नहीं, ये चीनी नहीं, चीन है। चाय और चीन को छोड़कर, को छोड़कर उनका कहना था कि व्यापारिक एकाधिकार समाप्त हो गया, लेकिन चाय और चीन हर कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार रहेगा। एक किसका समाप्त हुआ, यहाँ लिख दो, कंपनी का, ठीक, कंपनी का व्यापारिक कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त समाप्त कर दिया गया, चाहे चीन चीन को छोड़कर। और दूसरा पॉइंट हम लोग लिखते हैं कि पहली बार ऐसा हुआ, पहली बार ब्रिटिश आधिपत्य, जो ब्रिटिश भारत था, ब्रिटिश भारत को ब्रिटिश के राजा की प्रभुता और स्थायित्व प्रकट किया गया, ठीक है।
यहाँ लिखो ये, ब्रिटिश भारत। ये ब्रिटिश भारत का मतलब है कि जो ब्रिटिश शासित भारत था, ठीक है, ब्रिटिश भारत पर ब्रिटिश के राजा की प्रभुता प्रभुता प्रकट की गई। ठीक, एक पॉइंट ये हो गया। दूसरा लिखो। दूसरा इसके इसके तहत ये बताया गया कि अंग्रेजों ने कहा ईसाई मिशनरियों से कि आप भारत आइए और इन लोगों को प्रबुद्ध कीजिए। चलो पहले लिखते हैं फिर बताते हैं। इसके तहत ईसाई मिशनरियों को इसके तहत ईसाई मिशनरियों को भारत आकर इसके तहत ईसाई मिशनरियों को भारत आकर यहाँ के लोगों को प्रबुद्ध प्रबुद्ध करने की अनुमति दी। ठीक, ये दरअसल ये प्रबुद्ध दुर्बुद्ध कुछ नहीं, बेवकूफ़ बना रहे थे हम लोगों को। इनका था कि मान लो कि ईसाई मिशनरी, अब हम लोग वो धर्मांतरण था, सीधे इसे ये धर्मांतरण है। इसका मतलब सीधे साफ है कि वो यहाँ लोगों का धर्मांतरण कराना चाहते। धर्मांतरण से उनको फायदा क्या था कि लोग ईसाई बनेंगे, मतलब उनकी सरकार की भक्ति करेंगे। सरकार की भक्ति करेंगे, विरोध नहीं होगा, शासन ज़्यादा दिन चलेगा, ज़्यादा मजबूत होगा और उनका व्यापार अच्छा चलेगा। आप उनको पसंद करेंगे तो उनका माल खरीदने की कोशिश करेंगे। वैसे तो ये चीज़ें संभव नहीं है, अगर हम उनको नहीं पसंद करते हैं तो ऐसा हम उनके पास जाना भी नहीं पसंद करेंगे, सिंपल सी बात। तो ये एग्जाम्पल साफ है कि मान लो आजकल अपने देश में सरकार किसकी, बीजेपी की है, ठीक है, भारत सरकार। तो बीजेपी के कार्यकर्ता थोड़ी ना विरोध करेंगे उसका। या मान लो राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, ठीक है, तो राजस्थान में कांग्रेस के कार्यकर्ता विरोध नहीं करेंगे कांग्रेस का। तो सिंपल से यही फार्मूला ये लोग लगा रहे थे कि जब वहाँ हमारे लोग हो जाएंगे सब, हम हमारा धर्मांतरण ईसाई बन जाएंगे तो वो हमारी भक्ति करेंगे, हमारे साथ रहेंगे, हमारा साथ देंगे, हमारे निर्णयों का साथ देंगे, हमारे फैसलों का साथ देंगे। सिंपल सी बात है। तो सीधे यही फार्मूला यहाँ लग रहा था। और इसका स्क्रीनशॉट लो, हटा के दूसरा नोट करते हैं। इसके तहत पश्चिमी पश्चिमी शिक्षा इसके तहत पश्चिमी शिक्षा के प्रचार की भारत में अनुमति अनुमति दी गई। अब यहाँ भी देखिए, ये यहाँ देखिए, यहाँ भी हम लोगों के साथ गेम खेल रहा है। हम लोग शिक्षित करना चाहते हैं, बहुत भले इंसान है ना। दरअसल इनका यहाँ एम जो था, इनका यहाँ पे जो लक्ष्य है पश्चिमी शिक्षा देने का, ये साफ है कि जब हम लोग उनकी शिक्षा लेंगे, पश्चिमी शिक्षा लेंगे, पश्चिमी शिक्षा से शिक्षित होंगे, हम उनके उनके गुणगान गाएंगे। किसी आप स्कूल में किसी बच्चे को भेजिए, आप जैसे किसी भी एक, हम नहीं जाएंगे उन पे, आप मान लो किसी अच्छे धार्मिक स्कूल में भेजते हैं, ठीक है, किसी भी धर्म का,
तो वो उस धर्म का गुणगान गाएगा, उसके हिसाब से निकलेगा। और आप कहीं दूसरे धर्म में भेजो, दूसरे धर्म का हो, तो वो वहाँ के गुणगान गाएगा, उसके हिसाब से निकलेगा। तो शिक्षा का प्रभाव बच्चों पे शुरू से पड़ता है, अच्छे से पड़ता है। ठीक है। तो अब एग्जाम्पल दे ही देते हैं, कोई बात नहीं। आप विद्या मंदिर के बच्चों को देख लो, हम भी विद्या मंदिर के छात्र हैं। ठीक है। आप विद्या मंदिर के बच्चों को देख लो, और आप मदरसों के बच्चे जो, मतलब कि सारे मदरसे ऐसे नहीं, अच्छे हैं। सारे मदरसों को नहीं बता रहे, लेकिन हाँ कुछ हैं। जैसे नेपाल बॉर्डर पे आजकल चेकिंग चल रही है, विषय है, हमारा सब्जेक्टिव भी है वो, तो पढ़ने पड़ते हैं। तो वहाँ के बच्चों को देख लो आप जो पाकिस्तान के मदरसे हैं और जो इंडिया में हैं स्कूल, वहाँ से तुलना कर लो। सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कि पाकिस्तान के जो स्कूली शिक्षा है, इंडिया की स्कूली शिक्षा है, वहाँ से तुलना कर लो। उनके बच्चे वहाँ गुणगान गाते हैं, वहाँ उस कल्चर को पसंद करते हैं, तो वैसे ही सेम हाल है। तो यही इनका शिक्षा देने, पश्चिमी शिक्षा देने का बस यही मकसद, समझ गए? कि हम लोग शिक्षित होंगे, उनके गुणगान गाएंगे, उनकी बात मानेंगे, उनका माल खरीदेंगे, और वो तरक्की पे जाएंगे, हम लोगों को लूटा जाएगा। ठीक है। इसके बाद एक पॉइंट और नोट कर लो। अगला जो पॉइंट है वो है कि पश्चिमी शिक्षा हो गया, सारे पॉइंट हम लोग क्लियर कर चुके हैं। अब इसमें एक पॉइंट इन्होंने ये बताया था कि जो, ये भी लास्ट पॉइंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है। इसमें ये कहा गया कि भारत में जो स्थानीय सरकारें हैं, वे वहाँ के लोगों से टैक्स वसूलेंगे, सब राजस्व दें वसूलेंगे, और जो कर नहीं देगा उसको दंड भी दिया जाएगा। तो लिखो लास्ट पॉइंट कि इसके तहत स्थानीय सरकारों को अधिकृत किया गया, अधि अधिकृत किया गया। इसके तहत स्थानीय सरकारों को अधिकृत किया गया कि कि, कि वे ब्रिटिश ब्रिटिश शासित भारत के निवासियों, तो अभी तक ये जो राजस्व की व्यवस्था थी वो कृषि से रिलेटेड थी, अभी निवासियों से भी कर लेने लगे। निवासियों से कर वसूला जाए, नहीं देने पर दंड का प्रावधान, दंड का प्रावधान दंड का प्रावधान। ठीक, नहीं देने पर। इसके तहत स्थानीय सरकारों को अधिकृत किया गया कि वे भारत ब्रिटिश शासित भारत के निवासियों से कर वसूला जाए, नहीं तो दंड, नहीं देने पर दंड का प्रावधान। ठीक, नहीं देने पर दंड का प्रावधान, दंड का प्रावधान सारा हो गया। बस ये लास्ट पॉइंट था। अब हम लोग क्लास को एंड करेंगे। आई होप हमने चीज़ों को बड़े अच्छे से समझाने की कोशिश की। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक, हो गया होगा शायद। तो साथियों, तो अगर आप नोट्स बनाएंगे हमारी क्लास के, तो मुश्किल से 2 या 3 पेज के एक क्लास के नोट्स बनेंगे। लेकिन क्लास लंबी इसलिए होती है क्योंकि हम चीज़ों को अच्छे ढंग से आपको समझाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि आप जो भी हमसे पढ़ें वो आपको समझ में आए, ज़्यादा टाइम तक रहे, भूलें ना। ठीक है। तो चाहते तो हम ये बड़ी स्पीड में ख़त्म कर सकते थे। ठीक है, थोड़ा लिखने का भी है, तो साथ में लिखते भी हैं, तो इसमें भी टाइम लगता है। तो साथियों, अगर
हमारी क्लास आपको पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और आप मनोबल बढ़ाएं ताकि हम ऐसे क्लास आपके लिए लाते रहें। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। थैंक यू। जय हिंद मेरे प्यारे साथी।